नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हुरमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करेंगे प्रचार। तमिलनाडु में राजनाथ सिंह की रैली। जेपी नड्डा और योगी समेत तमाम नेताओं ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडला में राहुल गांधी, राजस्थान में सचिन पायलट समेत बाकी राज्यों में स्टार प्रचारकों ने संभाली प्रचार की कमान। बीएसपी नेता आकाश आनंद की बरेली में रैली। समाजवादी और लेफ्ट ने भी तेज किया प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। कोविड-19 खिचड़ी घोटाला मामले में शिवसेना यूबीटी नेता और मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से ईडी की पूछताछ। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, खिचड़ी घोटाला कर शिवसेना यूबीटी ने पीड़ित मजदूरों का हक छीना। आज रात 9:12 पर लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में दिखेगा ग्रहण। मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और यूपी के बाद आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा करेंगे। पहली सभा छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1:30 बजे और दूसरी सभा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शाम 5 बजे होगी। नक्सल प्रभावित बस्तर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट से इस बार बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच मुकाबला है। यहां से 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप सांसद बने, लेकिन 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने बाजी मारी। इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर में पीएम आज रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी यहां चुनाव लड़ रही है। राज्य में चंद्रपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस 2019 का चुनाव जीत पाई। इस बार कांग्रेस ने प्रतिभा धानोरकर पर दांव लगाया है। दोनों ही संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक देश भर में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नमक्कल और तेनकासी में राजनाथ सिंह के रोड शो के कार्यक्रम हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सबसे पहले रामपुर के भारत मैदान में जनसभा करेंगे। इसके बाद नड्डा बिजनौर के धामपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद भाजपा अध्यक्ष नड्डा आज शाम राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगारिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा है। जिस तरह मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर देश को बांटने की कोशिश की, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी देश को बर्बाद करने का घोषणा पत्र लेकर आई है।
मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट है। ये करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। विरोधियों को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, ये ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। ये घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। ये घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं, उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीएमके पर हमला करते हुए कहा कि कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर डीएमके चुप क्यों है। उन्होंने देश का एक हिस्सा श्रीलंका को देने से कोई आपत्ति उन्हें नहीं है। एक तरफ तो डीएमके तमिलों के गौरव की बात करती है, तो दूसरी ओर वे इस मुद्दे पर चुप हैं कि क्या वे सहमत हैं कि देश का एक हिस्सा श्रीलंका को दे दिया जाए। Why DMK is silent on the issue of Kachativu Island given by the Congress party? Why is he silent? Is he okay with giving away one part of the country to Sri Lanka? Why are they silent? Does he agree with the decision of the Congress party? Why are they mum? On one hand, they talk about the Tamilian glory. On the other hand, they are silent on the issue of Kachativu Island. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हमेशा एक उत्सव की तरह होता है। प्रधानमंत्री देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा और दावा किया कि 5 सीटों पर कोई मुकाबला नहीं है। लोग दलों और पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को विजयी बनाएंगे। उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में, और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं, और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए राहुल आज मंडला लोकसभा सीट के अंतर्गत धनोरा में और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। मंडला से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम और शहडोल से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को चुनाव लड़ रहे हैं। मंडला और शहडोल दोनों ही लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अन्य सीटों की तुलना में अच्छी रही है। एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों में कांग्रेस 22 सीटों पर जीती थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को आदिवासी बहुल सीटों से उम्मीद है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनिंदा जिलों के आयुक्त और DIEO के साथ चुनाव आयोग ने कम मतदान पर सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान 266 शहरी और ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए टर्नआउट कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नगर निगम आयुक्तों और जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे जागरूकता अभियान और आंदोलन चलाए जाएं जिसमें मतदाता चुनाव में भाग लेने के लिए स्वयं प्रेरित हो। देश के कुछ इलाकों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, जिसे लेकर आयोग कार्य योजना बना रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम पाया गया। पिछले आम चुनाव में देश भर में 67.40% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि यूपी में यह आंकड़ा महज 59.21% तक सीमित रहा। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मतदान के गिरते प्रतिशत पर चिंता जाहिर की है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेनजेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनाव में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में निर्वाचन आयोग के सुविधा प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 44,626 अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं। लगभग 11,200 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया, जो प्राप्त कुल अनुरोधों का 15% हैं। सबसे ज्यादा 23,239 अनुरोध तमिलनाडु से प्राप्त हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। सुविधा पोर्टल ECI द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने संबंधी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराना है। भारतीय चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करके सभी को ये संदेश दिया कि आप एक हैं, बाहर निकलें, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चुनावी राजदूत बने और आइए एक साथ चुनाव का पर्व मनाएं। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए,
इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिड डे प्राइम में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जीडी न्यूज। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात ताजा खबर की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। के कविता के बेटे के एग्जाम और उसे मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। ईडी ने इस अर्जी का विरोध किया था। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता और मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ईडी कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने अमोल कीर्तिकर को कोविड-19 खिचड़ी घोटाला मामले में तलब किया है। और पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर खिचड़ी घोटाले को लेकर निशाना साधा है। संजय निरुपम ने कहा कि जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और प्रवासी मजदूर घर पहुंचने के प्रयास में सबसे ज्यादा पीड़ित थे, उस समय भी शिवसेना के स्वार्थी नेताओं ने उनके हक की खिचड़ी का घोटाला किया। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी, उसमें घोटाला कर रहे थे। संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने बुलाया है। निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं, खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदाताओं को, मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है
वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है, यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। ये भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाएं उन्हें मिलती हैं तो एनसीईआरटी को ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। आगे बढ़ते हैं। चुनावों का मौसम आते ही राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए फ्री के वादे और मुफ्त में रेवड़ियां बांटने में जुट जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। मतदाताओं को लुभाने के लिए बिना किसी सोची समझी रणनीति और विशेषज्ञों की सलाह के मुफ्त में बिजली, पानी और तमाम तरह की सुविधाओं की बरसात करने लगते हैं। तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो इस बात की तस्दीक करते हैं कि चुनाव में वोट पाने के लिए उन्हें इस फ्री से किसी भी तरह का गुरेज नहीं होता है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या घोषणा पत्र में जारी वादों को चुनाव के बाद पूरा भी किया जाएगा। यानी मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर फोकस है। घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, जैसे जाति जनगणना कराना और गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देना। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। ये हालात सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी अक्सर इस तरह के मुफ्त वादे करते हुए राजनीतिक पार्टियों को देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जनता से 10 ऐसे वादे किए। कांग्रेस का सबसे आकर्षक वादा था पुरानी पेंशन योजना की बहाली का। आम जनता के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का वादा भी कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी वही पैटर्न रिपीट करने की तैयारी की। औपचारिक मैनिफेस्टो से पहले पार्टी ने मिनी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि सत्ता मिली तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे देंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। हालांकि पार्टी ने यह नहीं बताया कि इन मुफ्त की गारंटियों को लागू करने के लिए वो पैसे लाएंगे कहां से, और ना ही इसके लिए कोई रोड मैप पार्टी ने जारी किया। केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी, जो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से शॉर्टकट की राजनीति करने वालों से सावधान रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और उधर भारतीय स्टेट बैंक ने भी मुफ्त सुविधाओं के प्रति घोषणा के प्रति चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ सकता है। 3 राज्यों का उदाहरण देते हुए एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में वार्षिक पेंशन देनदारी का बोझ अनुमानित तौर पर 3 लाख करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों के अपने कर राजस्व के संदर्भ में
झारखंड पर पेंशन का बोझ 217%, राजस्थान पर 190 और छत्तीसगढ़ पर 207% है। रिपोर्ट में बजट से अलग राज्यों के ऋणों पर भी उंगली उठाई गई है, जो उनकी अपनी संस्थाओं के लिए किए गए हैं और जिनकी गारंटी राज्यों ने दी है। इस तरह के ऋण 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि मुफ्त सुविधाओं के साथ साथ यदि आकस्मिक खर्च के बोझ को जोड़ दिया जाए तो ये सभी राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 10% तक हो सकता है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये चिंता है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं तमाम चर्चा के लिए। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे, ये जो फ्रीबीज के वादे किए जाते हैं उसके बाद ये पूरे नहीं हो पाते हैं और उसके बाद राज्यों के ऊपर जो बोझ बढ़ता है और उससे जो प्रेशर वो सेंटर पर बनाना शुरू करते हैं, किस तरह की ये प्रक्रिया है, किस तरह से ये जो मतदाता है उसको भी छलना है? इस समय देश में जब से दिल्ली में खासकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, जिसको फ्री वीक कहते हैं, यानी मुफ्त में सामान और सेवा देने का जो ये प्रचलन है, पार्टियों को ऐसा लगा, जो पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, हारती है, उनको लगता है कि हम ऐसा करके चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद इस बार पंजाब में भी जीते। लेकिन समस्या वही आती है कि अब उदाहरण के लिए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी। अब समस्या ये आ गई कि उसको लागू करना आसान नहीं है और लागू कर नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस ने यद्यपि 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है, लेकिन अब उसका ओल्ड पेंशन स्कीम गायब है, उसमें घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको पता है कि यह सवाल उठेगा कि आपने हिमाचल में क्यों नहीं लागू किया। उसी प्रकार से किसानों का ऋण माफी करने की बात है, ज्यादातर पार्टियां घोषणा करती है, थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन जाने पर पता चलता है कि ये कर्ज इतने ज्यादा है कि माफ करने से क्या स्थिति पैदा होगी। जब पंजाब की सरकार बनी, उन्होंने घोषणाएं किए और जब भगवंत मान सिंह ने उसका हिसाब किताब किया तो समस्या पैदा हो गई। वो केंद्र के पास आए कि हमको आपसे पैसे चाहिए। केंद्र ने कहा कि घोषणाएं आपने की हैं तो पूरा करिए। तो यह स्थिति जब देश में गैर जिम्मेवार राजनीति होती है, जब आप मूल्यों और मुद्दों पर काम नहीं करते हैं, जनता के अंदर आप परिश्रम करके आगे बढ़ने और वो परिश्रम कर सकें, उनको अपने आगे बढ़ने का मौका मिले, इसका अवसर, और उसके अनुसार स्थितियां नहीं बनाते हैं, तो फिर आपको वोट के लिए इसी प्रकार से लोक लुभावन वायदे करने पड़ते हैं और उससे राज्यों की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई। एक समय ऐसी स्थिति थी कोरोना काल में कि देश के आधा से ज्यादा राज्यों के लिए अपने ही, यहां दिल्ली इंक्लूडिंग दिल्ली सरकार के सामने अपने कर्मचारियों के वेतन देने की समस्या पैदा हो गई और एक भयावह परिस्थिति है। ज्यादातर पार्टियां इसमें शामिल है, ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं। अब इस समय जैसे महिलाओं को, गरीब महिलाओं का 1 लाख का वादा कर दिया है। अब जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन की जरूरत दी जा रही है, अगर उसके आधार पर गणना करिए तो कितनी महिलाएं होंगी जिनको आप 1 लाख रुपया देंगे और उससे खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। तो पार्टियां इस प्रकार से वायदे करती हैं जो इस देश के अर्थव्यवस्था के विरुद्ध होती हैं, लोगों को आलसी और कामचोर बनाती हैं। यद्यपि यह कहना मुश्किल है कि इनके आधार पर वोट मिलता ही है, क्योंकि पिछले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फ्रीबीज की घोषणाएं की थी, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में मिली थी। लोकसभा चुनाव में लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्टियां वायदे कर रही, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। क्या ये पहले सत्ता में थे, पहले इन्होंने जन कल्याण के कितने कार्यक्रम किए हैं। अगर ये रोजगार के वायदे कर रही तो पहले रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया है। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं उनमें जो इन्होंने वायदे किए थे कि आपको ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, उसमें उन्होंने क्या किया है, उसके आधार पर लोगों को वोट देना चाहिए। लेकिन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहां चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के फ्रीबीज की घोषणाएं होती हैं जो मनुष्य को लालची बनाती है, खजाने पर भार बढ़ाता है और उससे पूरा माहौल व्यक्ति के माने बिना परिश्रम करते हुए जीने की आदत वाला बना दिया जाता है। जिस तरह से ये चुनावी वादों की बात आ रही है, जिस तरह से अभी आप देखिए कि मैनिफेस्टो से पहले मिनी मैनिफेस्टो जारी हो जाता है, तो एक तरह की होड़ लगी हुई है मतदाताओं को लुभाने के लिए। लेकिन वो बात भी तो सामने आ रही है ना, जहां पे वादे पूरे नहीं हुए हैं, चाहे हिमाचल की बात हो या फिर जिस तरह से पंजाब पर कर्ज की बात सामने आ रही है, जो डेटा जारी किया जा रहा है। इसके साथ DK शिवकुमार ने तो साफ ही कह दिया था कि वो समर्थ नहीं है विकास निधि के लिए।
तो ये सब बातें भी तो आती हैं, निश्चित रूप से आती हैं, और यही ध्यान देने की है कि ये इस प्रकार की, मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार की अनुत्तरदायित्वपूर्ण पॉलिटिक्स चुनाव जीतने के लिए जब भी कोई पार्टी कर रही है, आजकल तो ज्यादातर पार्टियां कर रही है, दक्षिण से इसकी शुरुआत हुई थी 90 के दशक में, जब 2 किलो चावल मुफ्त में, और एनटी रामाराव ने घोषणा कर दिया था कि चावल मुफ्त में देंगे, तमिलनाडु में फ्री टेलीविजन, फ्री कनेक्शन, फ्री मोबाइल, और क्या क्या घोषणाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुफ्त में लैपटॉप देने की बात की थी, बेरोजगारी भत्ता की बात करती, हालांकि वो भी पूरा नहीं कर सके थे। तो पार्टियां वादे करती हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, फिर भी लोगों का एक समूह ऐसा होता है, कुछ वोट प्रतिशत इस कारण लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन यह चेतने का समय होता है। इस बार का लोकसभा चुनाव, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि मैं यह चुनाव जो लड़ रहा हूं उसमें अगले 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाना है, इस अगले 5 वर्ष में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, और बाकी भी वायदे हैं कि हम डिफेंस में क्या एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक और तो परिश्रम से वो आगे बढ़ने की क्षमता की बात होती है, हालांकि बीजेपी का संकल्प पत्र भी आना शेष है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बाकी पार्टियों को लग रहा है कि इस समय अगर हमने फ्री बीज नहीं दिया तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमको करना चाहिए। और उससे पूरा वातावरण ऐसा हो जाता है, बहुत सारे मतदाताओं के पास जब आप जाएंगे तो क्या लेके आए हो, पत्रकारों से भी पूछते हैं कि आप क्या लेके आए हो, खासकर महिलाएं आदिवासी क्षेत्रों में। मोदी को वोट देंगे क्योंकि हमको फ्री राशन देता है, फलानी पार्टी ने हमारे लिए ये किया है। तो एक मनोविज्ञान भी मतदाताओं का ऐसा बन जाता है कि जो कुछ हमको दे उसको हम वोट दे। अगर ये सही भाषा में कहे तो ये घूस का वैधानिकरण है, एक प्रकार से लोगों को लोभ लालच दे करके, घूस दे करके उनको वोट लेना, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसको वैध बनाना है। इसलिए इसका हर हाल में विरोध होना चाहिए, और देश का वातावरण ऐसे नहीं होना चाहिए। मूल मुद्दों, जो देश के मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के अंदर परिश्रम करने का, उनके अंदर देश को आगे बढ़ाने का भावना पैदा करते हुए, प्रेरित करते हुए नौजवानों को जिस प्रकार से वो उद्यमी बने, ये सब भाव पैदा करने की जरूरत है। और पार्टियां उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का वायदे करें, तभी कोई देश आगे बढ़ता है। फ्री बीज से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया में जितने कम्युनिस्ट देश थे सबका ध्वंस हो गया इसी कारण कि राज्य ने अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी ले ली जिसका पालन करना संभव नहीं था। एक सवाल ये भी आता है, जिस तरह से ये वादों की होड़ है और जिस तरह से ये जो फ्री बीज हैं इनकी बरसात की जा रही है, तमाम वायदे किए जा रहे हैं, कहीं पर पूरे हो रहे हैं, कहीं पर नहीं हो रहे हैं, तो ये जो होड़ है, क्या जो वस्तु स्थिति है या जो चुनावी लड़ाई है उसमें जो आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पर्दा डालने की कोशिश होती है? निश्चित रूप से देखिए, फ्री बीज में कुछ घोषणाएं जो जन कल्याण से संबंधित है उनको फ्री बीज नहीं मानते हैं। जो जन कल्याण से, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवाओं के लिए पेंशन है, स्वास्थ्य की सुविधाएं, इसको फ्री बीज में नहीं लिया जाता है। लेकिन इससे बाहर बढ़ के जब आप कहते हैं कि मुफ्त इतना बिजली दे देंगे, पानी आपको मुफ्त दे देंगे, बसों में यात्राएं मुफ्त दे देंगे, आपको इतने पैसे दे देंगे, हम हर साल में बेरोजगारी भत्ता इतना बढ़ा देंगे, तो ये सारे मुफ्त होते हैं, आपको टेलीविजन दे देंगे। ये स्थिति यही है कि लगातार पार्टियां जब चुनाव हारती है तो उनके अंदर एक निराशा पैदा होता है, उनके आत्मविश्वास उनका डोल जाता है। इस समय अब कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि जब से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरे देश भर से कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुक नहीं रहा है। गुजरात की हालत यह है कि कोई जिला नहीं है जहां आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं जा चुके हैं। यही हालत मध्य प्रदेश में होती है। तो जाहिर है अब क्या करें, तो उनके सामने यही होता है कि जनता को लुभाओ, ऐसे वायदे करो और उसके आधार पर वोट लेने की कोशिश करो। लेकिन यह भी प्रयोग ज्यादा सफल नहीं होता है, थोड़े बहुत सफल हुए हैं। लोगों का अभ्यास और लोगों का जो चरित्र है उसमें बदलाव आया है। लेकिन इसके आधार पर अगर चुनावी जीत हुई रहती तो फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फ्री बीज के वायदे ज्यादा थे, गुजरात में उनके फ्री बीज के वायदे ज्यादा थे, लेकिन यहां उनको जीत नहीं मिली है। इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को जीत मिलती है, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सारी चीजें फ्री दे रही है, लोगों के अंदर किसान सम्मान निधि के तहत जाता है, लेकिन लिमिटेड चीजें देते हैं कि ये बिल्कुल यही मैं आपसे पूछना चाहती थी अवधेश कुमार जी कि कुछ जो वायदे हैं वो बीजेपी ने भी किए हैं, क्या डिफरेंस आप पाते हैं, क्या अंतर आप पाते हैं?
नहीं, गुणात्मक अंतर है। चुनाव के दबाव में सभी पार्टियों को करना पड़ता है। पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसके प्रति आगाह भी कर रहे हैं कि ये तो कुछ भी फ्री में देने की बात, आपको स्वर्ग भी ला के दे देंगे, इसमें फंसना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं हैं, अब जब उन्होंने किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी तो एक लिमिटेड 6,000 रुपया सालाना 2-2 हजार करके हम देंगे, ये इस प्रकार की घोषणाएं होती हैं। बिजली के बारे में भी जब आप देखेंगे तो जिसको कह रहे हैं 300 यूनिट मुफ्त तो नहीं है। बिजली में यह है कि जो भी इसमें सोलर सिस्टम अपने यहां लगाएगा, सोलर सिस्टम में उसको इतनी सब्सिडी मिलेगी कि उसके लिए 300 बिजली उसकी मुफ्त हो जाएगी। अगर वो सफल होगा तो 300 यूनिट तक उसको मुफ्त मिला, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना है। ऐसा नहीं होता कि सरकार लगा के आपको दे दे। तो दोनों में इतना ही एक डिफरेंसेस होता है कि जो संभव है और लोग उसके आधार पर अपना भी परिश्रम करें। जैसे खेत के किनारों पर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अपने किनारों पर आप सोलर सिस्टम लगाइए और उसमें हम आपको सब्सिडी देते हैं, उसकी बिजली आपको मुफ्त में रहेगी और आप बिजली बेच सकते हैं। उसी ढंग से वाटर को इसकी सिंचाई को लेकर के है। तो ये सब चीजें ऐसे हैं जिनको 100% फ्री बीज में आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें चूंकि सुविधाएं हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग प्रोत्साहित हो वो काम करने के लिए, ये भाव होता है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गांव में लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। वो गांव में अगर समीक्षा हो तो उस राशन कार्ड में कमी आ सकती है, उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, भाजपा के अंदर भी उठ रहे हैं और उम्मीद है आने वाले समय में उसमें कुछ संशोधन और सुधार हो सकता है। बिल्कुल। अवधेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब हम ये कहते हैं कि सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, जब हम कहते हैं कि जो राज्य हैं वो कर्ज में हैं, इससे आम जनता का जो सरोकार है वो किस तरह से आप स्पष्ट करना चाहेंगे? आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप जो विकास के पैसे हैं, मान लीजिए अगर कहीं एक फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए जो बजट का पैसा देना है, उसकी जगह अगर आप मुफ्त में बांट देंगे तो वो खर्च हो गया, वो विकास नहीं हुआ। तो अंततः जनता को किसका लाभ है? जब विकास होगा, वहां फैक्ट्री बनेंगी, सड़कें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, लोगों के लिए सिंचाई की सुविधाएं देनी है। अगर वो पैसे, आपके पास पैसे की भी कमी है जो पूरी नहीं हो रही है, उसकी जगह अगर आप जनता को मुफ्त दे देंगे, जनता के पास पैसे खर्च हो जाएंगे, तो कहां से वो आएगा? ये अंततः जनता के लिए ये क्षतिकारक है कि आपके यहां विकास नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, आपके यहां सड़कें नहीं होंगी तो खेत में जो कुछ भी उपजाएंगे वो जाएंगे कैसे, आपके यहां अगर अस्पताल सरकारी ठीक से नहीं बनेंगे तो आपके इलाज अच्छे ढंग से नहीं होंगे, फिर आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा जिसके लिए मोटे पैसे लगाने पड़ेंगे। आपके यहां विद्यालय अगर ठीक से अच्छे सरकारी नहीं बनेंगे, उसमें आपको मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप कन्वेंट में जाएंगे जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अंततः हमारे आपके ही जेब पर पड़ता है और ज्यादा कठिन होता है क्योंकि आपकी आय के स्रोत नहीं हो पाते हैं। तो ये तो भयानक स्थिति है और हमारे देश के आधा से ज्यादा राज्य अभी ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं। उनको अपने बजट का खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसके बावजूद वो चुनाव जीतने के लिए मुफ्त घोषणाएं कर रहे हैं, तो जनता को लुभाते हैं। ये जनता को ठगना है और जनता के प्रति और देश के प्रति एक ऐसा अपराध है जो शायद 20-25 साल बाद लोगों को समझ में आता है कि मुफ्त लेके हमने क्या गलती की। आज हमारे बच्चे को रोजगार की समस्या है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई है, हमारे यहाँ नशा बढ़ गया है, हमारे यहाँ सड़कें नहीं होने से हम जा नहीं रहे हैं, अस्पताल की समस्या पैदा हो गई है। ये सारी चीजें लोगों ने भुगती है। बिल्कुल। अवधेश जी, मुफ्त में लेने के बाद नहीं, कई राज्यों में तो इस तरह का जिक्र है कि वहां पर नियम ही बदल दिए गए। बेरोजगारी भत्ता पहले जो था उसका नियम कुछ और तय किया गया था, जीतने के बाद कोई और नियम बना दिया गया। तो इस तरह से लगातार आपको लगता है कि आम जनता अब इस चीज को समझ रही है? अभी समय लगेगा लेकिन लोगों की समझ में आ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता जितनी भी सरकारों ने घोषणाएं की उस रूप में कभी लागू नहीं हुआ है। फिर उसमें एज लगा देंगे, उसमें एजुकेशन का लगा देते हैं, उसमें आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसको लगा दिया जाता है। तो करते करते वो स्थिति होती नहीं है, क्योंकि घोषणा करने के बाद आपको पता चलता है कि जब आपके पास रिपोर्ट आती है कि आपके खजाने में इतने पैसे नहीं है, ना आपको राजस्व से इतना पैसा आना है, ना अतिरिक्त आय ऐसी होनी है, तो आप देंगे कहां से? तो वो सारी चीजें हो जाती है। जहां मुफ्त टेलीविजन की भी रंगीन घोषणाएं हुई थी, क्या सभी के घरों में टेलीविजन पहुंचा? नहीं पहुंचा है। क्या मुफ्त केबल की घोषणाएं हुई थी, मुफ्त मोबाइल की घोषणाएं हुई थी, क्या पहुंचा? नहीं पहुंचा है। तो वो स्थिति, अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो इसको लागू किया जा सकता है कि चलो महिलाओं को हम बस में फ्री दे देंगे,
लेकिन क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे तमिलनाडु में, पूरे महाराष्ट्र में या किसी भी बड़े राज्य में यह संभव है कि उसको लागू किया जा सके? और सरकारी खजाने के अलावा जो आम मतदाता है उसकी जेब पर भी इसका बोझ किसी ना किसी रूप में पड़ता है अवधेश जी। अंततः उसी पर पड़ता है कि आप एक और फ्री लेते हैं। मैंने यही तो कहा है कि अगर आप एक और फ्री लेते हैं, आपके पास, आपने बस मुफ्त में कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जो पैसे थे आपके यहाँ अस्पताल पर खर्च के लिए थे, अस्पताल में मान लीजिए दवाइयां भेजने के लिए थे, अस्पताल में अच्छे ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए थे, अच्छे डॉक्टर की बहाली के लिए थी, तो आपने मुफ्त में यात्राएं तो कर ली, लेकिन फिर आपको अपने हेल्थ के लिए अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कितनी मोटी राशि आपको खर्च करनी पड़ती है। ऐसे अनेक उदाहरणों से बताया जाता है कि अंततः समस्या जनता की ही बढ़ती है, जनता की कठिनाइयां बढ़ती है। बिल्कुल, जनता की कठिनाइयां बढ़ती हैं, समस्या उन्हीं की बढ़ती है और जनता को तय करना है। और सभी दलों के जो चुनावी घोषणा पत्र हैं या वादे हैं उन पर जरूर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह का इससे विकास हो रहा है, उनका कितना नुकसान हो रहा है और किसका असल में इससे विकास होगा और किस तरह से वो जो हैं वायदे जो हैं वो पूरे किए जाने लायक भी हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द असम ट्रिब्यून को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर से अलगाव को समाप्त किया गया है और इसे भारत के पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक पूर्वोत्तर राज्य हाशिए पर धकेल दिए गए थे। लगातार कांग्रेस सरकारों ने पूर्वोत्तर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया क्योंकि उनके लिए इस क्षेत्र में संभावित चुनावी लाभ बहुत कम था, उनके लिए पूर्वोत्तर बहुत दूर था। पीएम मोदी ने बताया कि पूर्वोत्तर में पिछले 10 वर्षों में कुल 11 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये किसी भी पिछली सरकार के तहत अभूतपूर्व प्रगति है। 2014 से अब तक 9,500 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। हमारी सरकार के अथक प्रयासों के कारण 2014 के बाद से अब पूरे पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखा जा रहा है। 2014 की तुलना में 2023 में उग्रवाद की घटनाओं में 71% की कमी आई है। इसी तरह इस अवधि में नागरिकों की मौत में 82% की कमी आई है। बेहतर सुरक्षा स्थिति के कारण पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से अफसपा हटा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। आज सूरज की पहली किरण की तरह अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट तक विकास के काम पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना शुरू की जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश और नौकरियों के लिए नई संभावनाएं लाएंगी। मणिपुर को लेकर पीएम ने कहा कि हमने संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी को लगाया हुआ है। भारत सरकार और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण आज राज्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक अपनी प्रतिष्ठित सीट अमेठी को लेकर किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस पर अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अंदर ही कलह चल रही है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि एक महिला नेता को पार्टी की कमान दे दी जाए। और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जब जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। दीदी क्या एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं।
गाजा में लगातार हो रही मौतों और इजरायली बंधकों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। इजरायल ने दक्षिणी गाजा में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती की है। अधिकतर सैनिकों को वापस बुला लिया गया है और अब वहां इजरायली सेना की केवल एक ब्रिगेड रह गई है। सैनिकों की ये वापसी ऐसे समय में हुई है जब मिस्र युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नए दौर की वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इजरायल ने कहा कि उसने और हमास ने 6 मार्च से जारी संघर्ष में संभावित युद्ध विराम पर ताजा बातचीत के लिए मिस्र में टीम को भेजा है। इजरायल हमास संघर्ष को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इसे लेकर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली। ये रैली इजरायल हमास संघर्ष की शुरुआत के 6 महीने पूरे होने पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग के लिए निकाली गई। यूक्रेन ने रूस के नियंत्रण वाले जापोरिजिया परमाणु स्टेशन पर हमला किया है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि संयंत्र पर किस हथियार से हमला किया गया। हालांकि रूसी परमाणु एजेंसी रोसटॉम ने कहा कि परमाणु संयंत्र पर यह एक ड्रोन हमला था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उन्हें सूचित किया गया था कि साइट पर ड्रोन से विस्फोट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने दोनों पक्षों को ऐसे कार्यों से परहेज करने को कहा जो परमाणु सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। परमाणु संयंत्र में 6 सोवियत डिजाइन रिएक्टर हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रिएक्टर नंबर 6 स्थित इमारत के गुंबद पर हमला बोला था। इसे लेकर यूक्रेन ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। मैक्सिको ने अपने इक्वाडोर स्थित दूतावास कर्मियों के वतन वापसी पर उनका स्वागत किया। दरअसल 2 दिन पहले इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में स्थित मैक्सिकन दूतावास में स्थानीय पुलिस ने जबरन घुसकर छापेमारी की। इसके बाद उन्होंने छापेमारी के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने महीनों से वहां शरण ली हुई थी। इस पूरी घटना पर इक्वाडोर ने तर्क दिया कि ग्लास को शरण देना गैर कानूनी था क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें 2 बार दोषी करार दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक 8 मंजिला इमारत में विस्फोट के बाद आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के बाद पड़ोसी इमारतों में रहने वालों को भी खाली करा दिया गया। बाद में वे अपने घरों में लौट आए। इस बीच कुछ ही वर्षों में यह तीसरी घटना है जब विस्फोट ने राजधानी पेरिस को दहला दिया। 2019 में रुए दे ट्रेविस में एक विस्फोट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पिछले साल जून में सेंट जैक्स में विस्फोट हुआ था जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकती है। इससे पहले इतना लंबा सूर्य ग्रहण 1970 में देखा गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में सूर्य के सामने चंद्रमा के आने जमीन पर जो परछाई बनेगी वो 185 किलोमीटर चौड़ी होगी। ये छाया मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में पड़ेगी। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि भारत में लोग नासा के YouTube लाइव स्ट्रीम के जरिए इस दुर्लभ ग्रहण को देख सकते हैं। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी दिख रही है और नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत का मार्केट कैप पहली बार आज 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 महीने में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल 5 जुलाई को भारत का मार्केट कैप 300 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था। इसमें 200 लाख करोड़ रुपए का स्तर फरवरी 2021 में छुआ गया। वहीं साल 2007 में भारत का मार्केट कैप 50 लाख करोड़ पहुंचा था, जबकि 2014 में यह पहली बार 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2024 में कराए गए सर्वे के मुताबिक उम्मीद उच्च स्तर पर रहने की वजह से आने वाले वर्ष के लिए उपभोक्ताओं के विश्वास में सुधार हुआ, जिसके चलते फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स 2 अंक से अधिक बढ़कर 125 पर पहुंच गया है, जो कि 2019 मध्य के बाद का उच्चतम स्तर है। सर्वे के मुताबिक आम आर्थिक स्थिति और रोजगार के हिसाब से मौजूदा साल और आगामी साल के लिए परिवारों की धारणा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके चलते
खर्च में भी सुधार हुआ है। आरबीआई के सर्वे में शामिल लोगों का कहना था कि 1 साल पहले की तुलना में उनकी आमदनी सुधरी है और आने वाले साल में इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के साथ अपने द्विमासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वे के मार्च 2024 के परिणाम जारी किए। आरबीआई का कहना है कि सर्वे में मौजूदा साल के बारे में धारणा के साथ अगले साल की उम्मीदों के बारे में जानकारी मांगी गई, जिसमें सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, कुल मिलाकर कीमत की स्थिति, आमदनी और खर्च की स्थिति शामिल है। यह सर्वे 19 प्रमुख शहरों में कराया गया। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों को लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग की खबरों के साथ, जहां आज इंडियन प्रीमियर लीग में होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कोलकाता की टीम में 3 में से तीनों मैच जो हैं वो जीते हैं और वो मजबूती के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं चेन्नई की टीम 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 235 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। यह मुंबई इंडियंस की आईपीएल की इस सीजन की पहली जीत रही। और क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हार का मुंह देखना पड़ा है। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। इससे पहले खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 5 के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। और अब बात करते हैं टेनिस की, जहां सुमित नागल का दमखम जो है वो बरकरार है। सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य दौर में जगह बना ली है। सुमित 42 साल में इस प्रतियोगिता के मुख्य दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। पिछली बार रमेश कृष्णन ने 1982 में मोंटे कार्लो के मुख्य दौर में जगह बनाई थी। और अब बात कर लेते हैं डेनियल कॉलिंस की, जिनका दमखम भी बखूबी देखने को मिला है चार्ल्सटन ओपन में। डेनियल कॉलिंस ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए चार्ल्सटन ओपन का खिताब अपने नाम किया। कॉलिंस ने फाइनल में रूस की दारिया कासेटकीना को शिकस्त दी। और टेनिस के बाद अब रुख करते हैं फुटबॉल का, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच 2-2 से मुकाबला ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के साथ लिवरपूल ने शीर्ष पर आने का मौका गवा दिया। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।